सभी का गेम विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्विनवाद के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने लैमार्कवाद के बारे में बताया था। इवोल्यूशन में दो सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत लैमार्क ने दिया था और दूसरा सिद्धांत डार्विन ने दिया था। पहला सिद्धांत जो लैमार्क ने दिया था मैं उसको पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उससे जाकर देख लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के दूसरे सिद्धांत देने वाले डार्विन के बारे में। डार्विनवाद, ये डार्विनवाद क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्विन कौन थे, इन्होंने किस प्रकार अपने सिद्धांत को दिया था। डार्विन ने अपना जो सिद्धांत दिया है वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, प्राकृतिक चयन के ऊपर दिया है। और इनकी जो सिलेक्शन का ये मिलता है, श्रेय मिलता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो 1859 में आया था, उनसे मिलता है। डार्विन एक ग्रीक विद्वान थे। उन्हें विश्व भ्रमण करने का बहुत शौक था। उन्होंने HSLML नामक जहाज़ से ये विश्व भ्रमण के लिए तो निकले, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन वो दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट पेरू है उसके दक्षिणी भाग में एक गेलापेगस द्वीप समूह है, वहाँ पे वो क्या किए, रुके और उन्हें कई वर्षों तक वहाँ रहकर अध्ययन किए। अध्ययन के बाद उन्हें क्या हुआ, जब बहुत सारे अध्ययन कर लिए तो उसके बाद उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जो सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। उसी गेलापेगस द्वीप में फिंच नामक पक्षी रहता है। आपको बता दें कि गेलापेगस द्वीप जो है वो 14 टापुओं का द्वीप समूह है, जिनमें 14 टापुओं में 14 प्रकार के फिंच पक्षी पाए जाते हैं, जिनके जो पूर्वज है आज भी पेरू में देखने को मिलते हैं। इन सारे अध्ययनों के बाद डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला, और क्या निकाला उन्होंने निष्कर्ष, उसके बारे में हम चल रहे हैं, अब देखेंगे। डार्विन को उद्विकास का जनक कहा जाता है। डार्विन को उद्विकास का जनक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना सबसे जो मत उन्होंने दिया था वो सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक निकला और काफ़ी फेमस भी रहा। डार्विन का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक चयन है। जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डार्विन का सिद्धांत कैसा था, तो प्राकृतिक चयन था। मतलब उन्होंने प्राकृतिक चयन के आधार को बनाते हुए अपना सिद्धांत को दिया था। दूसरा है डार्विन की पक्षी। ऐसा माना जाता है कि डार्विन की पक्षी फिंच कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फिंच नामक पक्षी पे ही अपना अध्ययन स्टार्ट किया था। अभी मैंने बताया कि जो 14 गेलापेगस नामक जो द्वीप है वहाँ पे 14 टापू है, 14 टापू में 14 प्रकार के फिंच नामक पक्षी पाई जाती है, तो उन्होंने फिंच पर ही अपना निष्कर्ष दिया है। तो डार्विन की पक्षी, फिंच को डार्विन की पक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट है डार्विन का टापू। इन्होंने चूँकि गेलापेगस नामक टापू पे क्या किया था, अध्ययन किया था, इसलिए इसे डार्विन का टापू भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि डार्विन का टापू क्या है, तो गेलापेगस हो गया। नेक्स्ट है, उन्होंने जो कथन दिया था उस कथन के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला उन्होंने कथन दिया था जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता। जो जीव होते हैं उसमें क्या होती है, प्रजनन मतलब जनन करने की, पैदा करने की जो क्षमता होती है वो अपार होती है, मतलब बहुत सारा होता है। वो एक बार में जितना चाहे उतना ये कर सकता है। जैसे एक आप घरेलू मक्खी को देख लीजिए, वो हर 3 महीने पे, प्रत्येक 3 महीने पे क्या करता है, 3000 अंडे को देता है। अगर हर 3 महीने पे वो 3000 अंडे देता है तो सोचिए एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में अगर 12 महीने हो गए तो 12 महीने में वो 4 बार अंडे देगी, और 4 बार अंडे तो 3 चौका 12, मतलब 12,000 वो क्या करते हैं, अंडे को एक साल में वो क्या करती है, पैदा करती है। अगर वो एक साल में प्रजनन इतना करती है तो समझ सकते हैं कि जो जीवों में होता है अपार क्षमता होती है पैदा करने की। आप देख सकते हैं जैसे मनुष्यों में ही शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, एक मनुष्य में बहुत सारी पाई जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जीवों में जो है प्रजनन की जो क्षमता है वो क्या किया जाता है, अपार पाई जाती है। फिर दूसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष। दूसरा इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिया कि अस्तित्व के लिए संघर्ष। हर जो जीव है वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। जैसे हमारे प्रत्येक जीव के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो भोजन आवश्यक है। भोजन के बाद क्या आवश्यक है, प्रत्येक जीव के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। फिर आवास चाहिए उसको रहने के लिए। फिर उसे प्रजनन चाहिए क्योंकि उसका जब तक प्रजनन नहीं करेगा तब तक उसकी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, और उससे सबसे अनुकूल वातावरण चाहिए। तो प्रत्येक जो जीव होते हैं वो अपने भोजन, आवास, प्रजनन और वातावरण के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने दूसरा मत दिया था, अस्तित्व के लिए संघर्ष। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा उन्होंने दिया सामर्थ्य की उत्तरजीविता। जो सामर्थ्य होता है इसको बोलते हैं सामर्थ्य की उत्तरजीविता, मतलब सर्वाइवल ऑफ द
फिफ्थ लिस्ट बोलते हैं सामर्थ्य की उत्तरजीविता। इसमें कहा जाता है, हालांकि इस सामर्थ्य की जो उत्तरजीविता देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक हर्बर्ट एन्वेंसर थे और एक डार्विन थे। तो हर्बर्ट एन्वेंसर जो थे उन्होंने भी दिया था, लेकिन डार्विन ने इसका क्या था, व्याख्यात्मक उल्लेख किया था, इसलिए इसे हम डार्विन के सिद्धांत में ही रखेंगे कि डार्विन का सिद्धांत एक तीसरा क्या है, सामर्थ्य की उत्तरजीविता। नेक्स्ट चलेंगे, जिसके पास जितना सामर्थ्य होगा वो उसका जीवित रहने की जो क्षमता होगी वो उतना ही क्या होती है, बढ़ जाती है, जैसे कि हर जगह देखा जाता है। नेक्स्ट है चौथा है प्राकृतिक चयन। उन्होंने सबसे जो मेन था वो प्राकृतिक चयन था। चौथा प्राकृतिक चयन मतलब जो जिसे प्रकृति चयन करेगी वो पृथ्वी पर रह पाएगा, अदरवाइज वह नहीं रह पाएगा। तो ये नेचुरल जो था वो उन्होंने भी या क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन को ही मोड बनाया था। नेक्स्ट इस प्रकार हम देखें कि एक बॉक्स के रूप में इसे आप घेर लेंगे। पहला था क्या, जनसंख्या था ना, दूसरा क्या था, संघर्ष था, बस तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। तीसरा क्या था, सामर्थ्य की उत्तरजीविता होगी, सक्षम होंगे तभी वो जी पाएंगे ना, अदरवाइज नहीं जी पाएंगे। और चौथा क्या था, चयन था कि जिसे प्रकृति क्या करेगी, चयन करेगी, वही रह पाएगा पृथ्वी पर, अदरवाइज वह नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है कुछ हम कॉमन चीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि विलुप्त जीव। जो जीव क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। पहले तो हमारे पृथ्वी पर थे, धरातल पे थे, लेकिन अभी वो क्या है, नहीं है। तो सरीसृप और पक्षी के बीच के जो संयोजक की कड़ी है वो क्या है, आर्कियोपेट्रिक्स है, वो क्या हो गया है, विलुप्त हो चुके हैं। फिर से आपको मैं बता दूं, डोडो नामक पक्षी, जो डोडो नामक पक्षी है वो काफ़ी होता तो काफ़ी छोटा है, लेकिन उसमें काफ़ी मांस पाया जाता है। अगर उसमें काफ़ी क्या हो जाता है, मांस पाया जाता है, इसलिए उस पक्षी को क्या कर दिया गया, सब मार मार कर वो सब खा गए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डोडो नामक जो पक्षी थी वो, हालांकि यह उड़ नहीं पाता था, इसलिए इसका क्या हुआ, अपना यह जो पीढ़ी था उसको खो बैठा, और डोडो नामक पक्षी अब हमारे बीच नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं आप, डायनासोर के बारे में जानते हैं, बहुत सारी मूवी निकला है कि डायनासोर पे, तो डायनासोर की जो जाति थी, प्रजाति थी, वो भी क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, जो पहले पाया जाता था। आज भी इसके बहुत सारे जीवाश्म हमें देखने को बहुत जगह से मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विलुप्त हो रहे जीव। अभी मैंने आपको बताया कि जो जीव विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि डोडो नामक पक्षी हो गया, उसके बाद डायनासोर हो गया, ये सभी विलुप्त हो चुके पक्षी हैं, लेकिन जो जीव हैं, लेकिन अब जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, अगर इसे बचाया नहीं जा सका तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद ये भी विलुप्त, जो विलुप्त की कैटेगरी है, जो लिस्ट है, उसमें आ जाएंगे। देखिए, पहला है जंगली गधा। जंगली गधा भी विलुप्त हो रहे हैं। उसके बाद सफ़ेद जो बाघ है वो विलुप्त हो रहा है। चिंकारा एक जीव, जंगली जीव है, वो विलुप्त हो रहे हैं। हंगुल एक क्या है, पक्षी का नाम है, वो विलुप्त हो रहा है। सोहन चिड़िया, आप देखेंगे ये भी क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, जो पहले काफ़ी पाया जाता था। उसके बाद एशियाई हाथी की संख्या में भी काफ़ी घटोतरी आई है, वो काफ़ी घटते हुए संख्या में पाए जा रहे हैं, तो उनकी संख्या भी कम रही है और वो भी विलुप्त के कैटेगरी में जा रहे हैं। उसके बाद है सुनहरा बंदर। जो पूँछ वाला जो बंदर होता था वो भी क्या होते जा रहा है, वो विलुप्त होते जा रहा है। उसके बाद आप जानेंगे गुलाबी सिर वाला जो बत्तख था, पहले पाया जाता था, लेकिन अब उसकी संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है और वह विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। उसके बाद जो डॉल्फिन है, आप जानते हैं हमारे जो भारत है, भारत में जो डॉल्फिन है उसको क्या, गंगा डॉल्फिन को क्या कर दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया है, गंगा डॉल्फिन को। क्योंकि इसके जो अस्तित्व है उस पर क्या हो रहा है, खतरा मंडराते जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे भारत में लगभग 135 जो जीव हैं वो क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये पूरे विलुप्त होने वाले जीवों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल 135 विलुप्त हो रहे जीव है। अगर जिसे बचाया नहीं जा सका तो वो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपवाद एक्सेप्शन केस में कौन है, कृत्रिम चयन, जिसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन कराकर बनाते हैं, उससे छोड़कर बाकी देखा जाए तो 135 ऐसे जीव है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। इस प्रकार आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने वो सभी फैक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी क्या होगा, पसंद रहा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करेंगे, तथा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि इससे संबंधित जितने भी बायोलॉजी के जो सीरीज में वीडियो आ रहा है वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।